बंद कर ली मैंने जोर से आंखें, ऐसा मंजर नजर से गुजरा है। कब्रिस्तान के हौलनाक सन्नाटे में जब चार दोस्तों का सामना चुड़ैल से हुआ। हमारा घराना मुश्तरका खानदानी निज़ाम की एक खुशगवार मिसाल है। हमारे तमाम चचा और ताया एक ही छत तले मिलजुल कर रहते हैं और अक्सर रात के वक्त खूब कचहरी लगती है जिसमें सब छोटे बड़े मौजूद होते हैं। उस रात भी खाने के बाद हम सब कजन्स लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। बच्चे अपनी बातों में मसरूफ थे जबकि बड़े सियासत पे बातें कर रहे थे और लड़कों का पसंदीदा मौजू क्रिकेट था। इसी दौरान अचानक किसी ने रहील बाई से कोई डरावनी कहानी सुनने की फरमाइश कर दी, जिस पर हम सब कजन्स ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें डरावनी कहानी सुनाएं। तो रहील बाई ने कहा, झूठे किस्से कहानियां तो तुम लोगों ने बहुत सुनी होंगी, मगर आज मैं तुम लोगों को जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्चा और आंखों देखा है। इनकी बात सुनते ही हम सब रहील बाई के करीब हो गए और इन्होंने अपने साथ गुजरा हुआ सच्चा वाकया सुनाना शुरू कर दिया। तो आइए ये वाकया उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये वाकया तब का है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। इन दिनों हम पेपर से फारग होकर बोरियत भरी छुट्टियां गुजार रहे थे कि एक दिन मैं और मेरे तीनों दोस्त हसन, समीर और दानिश, हम चारों ने प्रोग्राम बनाया कि हाईवे पर खाना खाने चलते हैं। लॉन्ग ड्राइविंग भी हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा। यूं हफ्ते की रात का प्रोग्राम तय हो गया। हफ्ते की शाम तक हम सब ने अपने सारे घर के काम खत्म कर लिए और रात की तैयारी शुरू कर दी। मैंने हसन को फोन किया तो वो भी तैयार था और मेरा ही इंतजार कर रहा था। फिर दानिश और समीर को फोन करके इनसे कहा कि वो दोनों हसन के घर पहुंच जाएं। हम सब वहीं से चलेंगे। समीर और दानिश अपनी अपनी बाइक पर हसन के घर पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी में मैं भी वहीं था और इस गाड़ी में हम चारों रवाना हो गए। क्योंकि हसन का घर हाईवे के करीब ही था, इसलिए बहुत जल्दी हम हाईवे के एक मशहूर रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। अंदर काफी रश था क्योंकि वीकेंड था। बहरहाल हम भी एक टेबल पर जाकर बैठ के हाईवे के पुरसकून और फरहत बख्श माहौल में खाना खाने का मजा ही कुछ और था। हम आर्डर दे चुके थे और कॉलेज की बातें करते हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। हम इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि वेटर की आवाज ने हमें चौंका दिया। वो खाना लेकर आ गया था। हमने खाना खाया और तकरीबन 2 घंटे बाद रेस्टोरेंट से निकल गए। गाड़ी में तेज म्यूजिक सुनते हुए हम वापसी का सफर तय कर रहे थे। फिर एकदम मेरे जहन में एक बात आई और मैंने आवाज आस्ता करके साथ बैठे हसन की तरफ देखा और कहा, यार यहाँ आगे एक इमारत तमीर हो रही है। मैंने सुना है वहाँ कोई सेब है, किसी लड़की की रूह रहती है। क्या ख्याल है वहाँ चले? अबे पागल हो गया क्या? हम यहाँ तफरीह करने आए हैं, मरने नहीं। हम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा, दानिश ने तकरीबन चीखते हुए कहा। इसकी बात सुनते ही हम तीनों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दानिश शुरू से ही बहुत डरपोक था और इस वजह से वो अक्सर हमारे मजाक का निशाना बनता रहता था। चलो यार चलकर देखेंगे वाकई वहाँ कुछ है या लोगों की उड़ाई हुई अफवाह है। चलो यार चलकर देखें कि वहाँ कुछ है या लोगों की उड़ाई हुई अफवाह है, समीर ने मुझसे कहा। हसन और मैं एक आवाज में बोले, हाँ हाँ चलो देखते हैं, आखिर हम भी किसी भूत से कम नहीं। दानिश ने फिर चीखना शुरू कर दिया, क्या हो गया तुम लोगों को? क्या मरने का शौक है? पागलपन नहीं दिखाओ यार, वापस घर चलो। दानिश खासा हरासा था। यार तू बड़ा हो जा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सारी बेमानी बातें हैं, बचपन में डराने वाली। हसन ने मजाकिया अंदाज में कहा, ये सब फैलाई हुई बातें नहीं हैं बल्कि सच है और तेरे साथ तो कुछ होना ही चाहिए, तभी तुझे पता चलेगा कि किसी मखलूक का असल में वजूद है। दानिश गुस्से से बोला। फिर हसन और दानिश में ठीक ठाक बहस हो गई थी जिसे मैंने और समीर ने बहुत मुश्किल से खत्म करवाया और फैसला ये हुआ कि हम वहाँ जाएंगे ये देखने के वहाँ कुछ है भी या नहीं। और दानिश को चुप होना पड़ा। हम उस वक्त नहीं जानते थे कि हमारा ये फैसला हमें कितनी मुश्किल में डाल देगा। खैर मैंने गाड़ी को इस इमारत की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। इस जगह को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जगह जगह इस इमारत की तमीर के हवाले से बोर्ड लगे हुए थे। अब हम इस इमारत के करीब पहुंचने वाले थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर एक लाइट जल रही थी, शायद किसी बिल्डिंग पर। यार पागल मत बनो, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं, दानिश ने हमें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। हमने इसे चुप रहने का कहा और गाड़ी इमारत के ऐन सामने रोक दी।
फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही बाहर देखना शुरू कर दिया कि अगर कोई चीज हो तो नजर आ जाए। दानिश मुस्तकिल आयतें पढ़ रहा था और सब पर दम कर रहा था। फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे थे, मगर हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, मगर अजीब सी वहशत और हौलनाक सन्नाटा था चारों तरफ। थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती, जो इस हौलनाक सन्नाटे में थोड़ी देर के लिए अरताश पैदा कर देती। रास्ता बिल्कुल कच्चा था और वो बिल्डिंग भी खत्म हो गई थी, मगर रास्ता खत्म नहीं हुआ था। बस देखा, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब फैलाई हुई झूठी बातें हैं, मैंने पीछे बैठे दानिश से कहा और इसने सुख का सांस लिया। अब यहाँ से चलो यार, थोड़ा और आगे चल के देखते हैं, क्या पता कुछ नजर आ जाए। समीर ने कहा तो दानिश एकदम गुस्से में आ गया और चीखने लगा, मुझे घर छोड़ दो, फिर जहाँ जाना चाहो चले जाना, जिस रूह को देखना हो देख लेना। मेरे समझाने पर वो खामोश हो गया। अभी हम कुछ ही आगे गए होंगे कि अचानक हसन चीखने लगा, गाड़ी रोको रहील। मैंने एकदम ब्रेक मारा। अभी तो पागल है क्या, गाड़ी क्यों रुकवाई? मैंने इस पर गुस्सा करते हुए कहा। यार सामने एक आदमी आ गया था अचानक से, तुझे दिखा नहीं क्या? हसन तुम पागल हो गए हो, समीर ने भी चिल्लाते हुए कहा। यार मैं सच कह रहा हूँ, वाकई यहाँ एक आदमी था। देख हसन, अब तू हमें नहीं डरा। इस बार दानिश ने इसको बोला और हसन चुप हो गया, मगर इसके चेहरे से परेशानी खत्म नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और एक बार फिर हम आगे बढ़ने लगे। एकदम गाड़ी एकदम झटके से बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। दानिश का तो जैसे सांस रुक रहा था, खौफ इसके चेहरे से अयां था। वो हम पर चिल्लाने लगा, और आओ यहाँ, अब मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? ऐसी मस्ती अच्छी नहीं होती, कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। वो बोले जा रहा था, हो सकता है इंजन में कोई मसला हो गया हो यार, मैं उतर के देखता हूँ, मैंने गाड़ी से निकलते हुए कहा। मेरे साथ हसन भी बाहर आ गया। बोनट खोला तो इंजन बहुत गर्म हो गया था। मैंने गाड़ी के रेडियर में पानी डाला और इर्द गिर्द काफी अंधेरा और हू का आलम था। रहील, ये कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं, हसन ने मेरा कंधा पकड़ते हुए कहा। इसी दौरान समीर और दानिश भी गाड़ी से उतर आए थे। दानिश ने कहा, मेरी बात मानो प्लीज, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ बहुत खतरा महसूस हो रहा है। अबे ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर सिर्फ मुर्दे होते हैं, समीर ने इसकी बात काटते हुए कहा। यार वो देख कौन है? अचानक हसन ने एक जानब इशारा करते हुए कहा। हम तीनों ने पलटकर देखा तो एक औरत बाल खोले कब्रिस्तान में जा रही थी। ये मंजर हमारे उस्तान खता करने के लिए काफी था। अबे यार, हो सकता है ये औरत चिला वगैरह काटने जा रही हो। समीर की इस बात पर घबराहट कुछ कम हुई। चल यार देखते हैं चिला कैसे काटा जाता है। कोई नहीं जाएगा, अंदर गाड़ी में बैठो और वापस चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो औरत मुझे ठीक नहीं लग रही। दानिश ने हमें फिर समझाने की कोशिश की, मगर हमने इसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया और आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने पलटकर दानिश से कहा कि तुम भी आ जाओ साथ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह मरने का। ठीक है, फिर तुम यही गाड़ी में बैठकर हमारा इंतजार करो, बस हम अभी आए। अभी हमने कब्रिस्तान में कदम रखा ही था कि बदबू का एक जोरदार झोंका आया। ये बदबू इतनी शदीद थी कि हमें अब काई आ गई। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, मगर वो औरत हमें कहीं दिखाई ना दे रही थी। कुछ और आगे जाके हमने इसे ढूंढा तो अचानक हमारी नजर एक कब्र पर पड़ी। वो औरत वहां बैठी कुछ नोच रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हमें ना तो इस औरत की सूरत वाज़ेह नजर आ रही थी और ना ही ये कि वो किस चीज को नोच रही है। इस दौरान में बदबू बढ़ती गई। हम दरख्त के पीछे छुपे हुए खौफ के आलम में मुस्तकिल इसकी इस हरकत को देख रहे थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज को इतनी बुरी तरह नोच रही है। समीर ने कहा कि यहाँ से भाग चलो, ये इंसान नहीं है, मगर हसन की जिद थी कि नहीं, अब आगे आए हैं तो देखकर ही जाएंगे कि आखिर क्या मामला है। फिर एकदम बादल गरजे, बिजली कूदी और हमारी नजर इस औरत पर पड़ी तो खौफ हमारे जिस्म में सरायत कर गया। दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो इंसान नहीं थी बल्कि कोई चुड़ैल थी जिसका रंग एकदम स्याह हो गया था, आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थी और बाहर को उबली पड़ी थी। दांत भी गंदे और बाहर को निकले हुए थे, जबकि हाथों और मुंह से खून टपक रहा था। हमने वहां से भागने के लिए कदम उठाए, मगर हमारे पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे।
बिजली दोबारा चमकी तो जो खौफनाक मंजर हमने देखा और हमारी चीखें निकल गई, जिसकी वजह से इसने पलटकर हमें देखा। वो एक जानवर को नोच नोच कर खा रही थी। हमने उल्टे कदमों दौड़ लगा दी। वो औरत चीखती रही, रुक जाओ, मैं मार डालूंगी तुम सबको, वापिस आओ। मगर हमने पलटकर नहीं देखा। हसन किसी चीज से टकराकर गिरा। जो ही इसकी नजर इस चीज पर पड़ी तो वो एक खोपड़ी थी। हसन इसको देखकर खौफजदा हो गया। हमने इसे घसीटकर उठाया और दोबारा दौड़ लगा दी। वो चुड़ैल पीछे से चीखती रही। फिर इसके जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। हम भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे। अंदर दानिश सो रहा था। हमारे दरवाजा खोलने की आवाज से वो एकदम चौंक कर उठा और हमसे सवालात करने लगा। मगर हम तीनों की हालत इस वक्त इंतहाई खराब थी। हमसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। हसन और समीर बदहवासी से चीख रहे थे, गाड़ी स्टार्ट कर यार, क्या मसला हो गया। समीर ने कहा, यार मैं क्या करूं, कोशिश कर रहा हूं मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरे हाथ पांव भी फूल रहे थे। दानिश ने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। हमने भी विर्द करना शुरू कर दिया। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की। पहली दफा में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई मगर 2-3 बार की कोशिश से एकदम झटके से गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने रेस पर पांव रख दिया। पीछे से मुश्किल इस चुड़ैल के हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने गाड़ी 100 की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलाई। पूरे रास्ते दानिश हमें बातें सुनाता रहा मगर हम तीनों खामोश थे। हम अपने हवासों में ही ना थे। जो कुछ हमने देखा वो हम ही जानते थे। बड़ी मुश्किल से हम हसन के घर पहुंचे। हम में से किसी में भी अपने घर जाने की हिम्मत नहीं थी। हमने अपने घरों पर फोन करके बता दिया था कि हम हसन के घर ही रुकेंगे। वो रात हमने कैसे गुजारी हमारा दिल ही जानता है। आज इस वाक़े को 8 बरस हो चुके हैं मगर आज भी जब हम चारों एक दूसरे से मिलते हैं तो इस रात का वाक़या सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यकीन नहीं आता कि हम इस खतरनाक चुड़ैल से बचने में कामयाब हो गए थे और अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई थी और हम बगैर किसी नुकसान के वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।